वेलकम बैक। सीएसएस के बारे में बता रहे थे, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अभी जो हम सीएसएस लिखे हैं वो हमारा काम कर रहा है वेब पेज पे। तो उस पेज को पहले हम खोल लेते हैं। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, थर्ड एचटीएमएल है। इसी सेकेंड एचटीएमएल को खोलते हैं, इसमें हमारा पेज कुछ डिजाइन है। ओपन विथ गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम में खुल गया। यहाँ पे अगर हम इस पेज को प्रिंट करें तो क्या होगा? जैसा है वैसा ही प्रिंट में आएगा। कंट्रोल पी दबाएं, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। हम देख पा रहे हैं जैसा हमारा पेज डिजाइन था एज इट इज ये प्रिंट में आ गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम जो सीएसएस लिखे थे वो स्क्रीन और प्रिंट दोनों पे एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कलर प्रिंटर हो तो एज इट इज ये कलर में प्रिंट हम ले सकते हैं। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ देखें कि इस स्टाइल सीएसएस को हमने इंक्लूड किया हुआ है हम अपने सेकेंड एचटीएमएल में। ये लाइन हमने लिखा है ना। यहाँ पर अगर हम टाइप भी लिख देते हैं तो गलत नहीं है, टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस जैसा कि यहाँ हम लिखते हैं। और बाय डिफॉल्ट मीडिया जो है वो स्क्रीन और प्रिंट दोनों लेता है, यानी मीडिया ऑल होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीडिया, अगर ऑल लिखें तब भी सब पे इफेक्ट लेगा, नहीं लिखें तब भी सब पे इफेक्ट लेगा। अगर हम पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी ये प्रिंट में दिख रहा है। वापस अपने कोड में आते हैं, मीडिया स्क्रीन हमने कर दिया, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। पेज पे कोई चेंजेस नहीं है। प्रिंट में देखते हैं, प्रिंट में कुछ बदल गया। वैसा स्टाइल जो कि हमने इनलाइन लिखा था उसका इफेक्ट आया, लेकिन सीएसएस फाइल के अंदर जो स्टाइल था वो प्रिंट में नहीं इफेक्ट लेके आया। ठीक है, इसको स्केप करते हैं, वापस आते हैं कोड में और अब की कर देते हैं मीडिया प्रिंट। बाय डिफॉल्ट ऑल होता है, नहीं लिखते हैं तब भी। पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर सीएसएस फाइल का इफेक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम कंट्रोल पी से प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट है। तो ये समझ में आ गया कि सीएसएस जो है हम एक से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं सीएसएस फाइल, प्रिंट के लिए अलग और स्क्रीन के लिए अलग। अगर अभी इसको कॉमन फिर से हम कर देते हैं और यहाँ पे मीडिया इक्वल टू प्रिंट स्क्रीन की जगह हम ऑल डाल देते हैं, स्क्रीन और प्रिंट दोनों में काम करेगा। और कुछ कंडीशन जोड़ेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी हमारा इफेक्ट है। कंट्रोल पी पे क्लिक करते हैं, यहाँ प्रिंट में भी इफेक्ट है। लेकिन हम चाहते हैं जब हम प्रिंट लेने जाएं तो पर्टिकुलर ये और ये लिंक हमें नहीं चाहिए, या ऊपर सिंपल लिंक लिखा हुआ है वो भी नहीं चाहिए, नीचे का कंटेंट केवल प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करना होगा? एस्केप की दबाते हैं, वापस कोड में आते हैं और हम अपने स्टाइल सीएसएस में आते हैं और यहाँ एक लाइन लिखते हैं एट मीडिया प्रिंट। करली ब्रास से स्टार्ट होगा और बंद होगा और इसके बीच लिखते हैं जितना भी ए टैग है उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो नन कर दो, यानी कि प्रिंट में ए को दिखाओ ही नहीं। वापस आते हैं, कंट्रोल पी, अभी दिख रहा है? हाँ, अभी भी दिख रहा है, शायद हमने रिफ्रेश नहीं किया था, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब कंट्रोल पी करते हैं, अब लिंक गायब है। यानी कि हम प्रिंट का बटन सपोज स्क्रीन पे दिए और प्रिंट करते वक्त प्रिंट भी प्रिंट में चला आता है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं जनरली कुछ यूं। ऐसा करते हैं कि हम अपने पेज पे आते हैं सेकेंड एचटीएमएल पे और एक लिंक यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पे जो कि प्रिंट का काम करेगा। तो लिखते हैं ए एच रेफ, हमको इस लिंक पे कहीं भी नहीं अगर ले जाना हो फिलहाल तो हम हैश का साइन देते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। और हम यहाँ पर टेक्स्ट में लिखते हैं प्रिंट। हम चाहते हैं इस बटन पे प्रिंट हो, बहुत सारे साइट पे देखते हैं प्रिंट का बटन होता है, क्लिक करने पे वो पेज प्रिंट होता है, लेकिन वो प्रिंट भी प्रिंट में चला आता है। प्रॉब्लम ये है, अभी क्या है वो नहीं आएगा।
पेज पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये प्रिंट हमें दिख रहा है, कंट्रोल P दबाते हैं, प्रिंट में ये गायब है क्योंकि हमने सारे ए टैगों को गायब कर दिया। लेकिन सारे टैग को हमें नहीं गायब करना हो, कुछ ही टैग को गायब करना हो तो सिंपली क्या है कि एक क्लास बना लेंगे और लिंक में क्लास इक्वल टू उस क्लास को असाइन करेंगे। एक लिंक में या किसी भी एक कंट्रोल में हम एक से ज्यादा क्लास असाइन कर सकते हैं। सपोज 2 क्लास बनाए, एक गायब करने के लिए और एक डेकोरेशन के लिए, तो हम दोनों असाइन कर देंगे तो काम करेगा। सपोज इसमें सिंपल लिंक जो है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा, अगर हम कंट्रोल P लेते हैं तो ये प्रिंट में आता है, हाँ सिंपल लिंक प्रिंट में हमारा आता है, वहां क्लास दिया हुआ है। तो पेज पे आते हैं और ये रहा हमारा माई लिंक, है ना, इसको भी हम डिस्प्ले में नहीं लेना चाहते हैं, प्रिंट में नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार माई लिंक को लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेम चीज डिस्प्ले नन। माई लिंक 2 जगह है अब हमारे पास, एक ऊपर में डिफाइन है जो कि वहां मीडिया ऑल हमने किया है तो दोनों पे ये CSS अप्लाइड है, लेकिन स्पेशली प्रिंट में हमने कहा कि हमें ये माई लिंक नहीं चाहिए, कंडीशनल हो गया। वापस पेज पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और सिंपली प्रिंट पे कंट्रोल P दबाते हैं। अब देखें माई लिंक प्रिंट में नहीं आना चाहिए, गायब है। तो इसे हम बोलते हैं मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बता देते हैं, ये प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं अभी कुछ नहीं होता है ना। तो प्रिंट पे पेज प्रिंट हो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट में हमें चलना होगा। तो जावा स्क्रिप्ट में जब चलेंगे तो और डिटेल बताएंगे। यहाँ सिंपल केवल एक लाइन लिख देते हैं, जावा स्क्रिप्ट कॉलन विंडो डॉट प्रिंट, ऐसा लिख देते हैं। अब वो प्रिंट बटन काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं, आ गया, लेकिन प्रिंट बटन यहाँ पे प्रिंट में नहीं है, उसी पेज को हम प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि मीडिया क्वेरी यहाँ इफेक्ट ले रहा है। वेरी सिंपल। एस्केप की दबाते हैं और मीडिया क्वेरी के बारे में और जानते हैं। सपोज हम इस पेज को बहुत छोटा कर लेते हैं, ये छोटे डिवाइस के लिए, सॉरी छोटे डिवाइस के लिए। अभी तो यहाँ पे माई हेडिंग लिखा हुआ है, इसको और हम डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग 1 ही लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा लंबा टेक्स्ट हम लिख देते हैं। और इसके लिए आना होगा हमें डॉक्यूमेंट में, और ये है हमारा माई हेडिंग जिसमें हेडिंग 1 लिखा हुआ है और हमने CSS असाइन किया हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा कर लिए। वापस आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ, रैप करके चला आया। हम चाहते हैं नहीं, छोटा जहां स्क्रीन हो वहां एक्चुअली टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए, न कि हमारा टेक्स्ट रैप करना चाहिए, अच्छा नहीं दिखेगा। छोटे डिवाइस पे बहुत बड़ा ये टेक्स्ट दिखेगा। तो इसके लिए भी यूज होता है मीडिया क्वेरी। उसके लिखने का तरीका, हम अपने स्टाइल शीट में आते हैं और हमारा लिंक जो है वहां बना हुआ, हेडिंग के लिए हमने क्या रखा है, माई हेडिंग, ये है हमारा। तो हेडिंग का स्टाइल जो है हमने एज इट इज यहाँ रखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे एक स्पेशल टेक्स्ट लिखते हैं मीडिया क्वेरी में, एट मीडिया मैक्स विड्थ कॉलन और देते हैं 600 px 600 पिक्सल। स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बदल लेते हैं। ये 25 पिक्सल है, इसको हम 15 पिक्सल पे लेके चले जाते हैं। वापस आते हैं पेज पे और हम अपने डिस्प्ले को चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये छोटा हो चुका, चूंकि अभी 600 से नीचे है साइज। इसको हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते गए, अब बड़ा हो गया, यानी 600 पे भी नहीं फिट, और हमें बढ़ाना चाहिए था। यहाँ पे आके ये फिट हो रहा है। अब यहाँ पे ये विड्थ क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, आपको F12 की कीबोर्ड से दबा लेना है और अब अगर इसको हम थोड़ा छोटा बड़ा करें तो ऊपर कॉर्नर पे लिखता है, दिख रहा है 759 पिक्सल इंटू 365 पिक्सल, यानी कि 76165 तक ये सही है। और छोटा करते हैं, 742 तक सही है, 745 डाल देते हैं चेंज करके। वापस आते हैं हम अपने क्वेरी में और यहाँ पर 750 कर देते हैं, 760 कर देते हैं, 760 कर देते हैं। एक्चुअली 720 आइडियल होता है, 720 पिक्सल स्क्रीन साइज आता है, तो इसको 760 पिक्सल रखने देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अब वापस इसका इफेक्ट देखते हैं, रिफ्रेश हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बड़ा करेंगे, अब बड़ा हो गया, छोटा किए छोटा हो गया।
ऑटोमेटिक ये चेंज कर रहा है एज पर स्क्रीन साइज। तो डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए हम CSS लिख सकते हैं, पेज एक ही डिजाइन करें और एज पर स्क्रीन साइज हर स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग डिजाइन कर दें। हमारे अभी कंप्यूटर स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है 1900 समथिंग है, पिछले दिन दिखाए थे। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं। 1920x1080 है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन जो सपोर्टेड होता है वो सारा यहाँ 1680 1050 है, 1600 900 है, 1440 900 है। यानी कि हमको इस सारे स्क्रीन साइज के लिए मीडिया क्वेरी लिखना चाहिए। इतने स्क्रीन साइज में मिल सकता है, इवन इससे छोटा भी, लेकिन इससे छोटा जो होगा वो मोबाइल डिवाइस या टैबलेट होगा, तो उससे छोटे साइज के लिए भी लिखते हैं। और इस तरह से हम अपने पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं एज पर डिवाइस वो कंटेंट को फिट कर ले। क्लोज करते हैं इसको, इसे वापस बड़ा कर लेते हैं। CSS सेलेक्टर का यूज हम करते हैं। ये हमारा था CSS सेलेक्टर, ये क्लास है, ये ID है, और यहाँ जो हम लिखे थे वो डायरेक्ट कंट्रोल को हम असाइन किए थे CSS सेलेक्टर में। CSS सेलेक्टर में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, तो उतना डीप न जाके हम आपको सीधे रिसोर्स बता देते हैं, वहां जाके आप इसको ढूंढेंगे। यहाँ पर लिखेंगे CSS सेलेक्टर्स, एंटर प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर में W3 स्कूल का आ जाएगा, ये अच्छा रिसोर्स है। क्लिक करते हैं, ये रहा CSS सेलेक्टर का पूरा लिस्ट। हम अगर स्टार लिख देते हैं, इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, यानी स्टार लिख के अगर हम कोई डेकोरेशन देते हैं, ऐसे हमने स्टार लिखा, स्टार्ट किया और क्लोज किया, और यहाँ कोई भी डेकोरेशन फॉन्ट साइज कलर अगर हम लिखते हैं तो वो सारे पेज पे जितने भी एलिमेंट है सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना है। कुछ और के बारे में बता देते हैं। हैश के साथ ID हम देते हैं, ये हम बता चुके हैं। डॉट के साथ क्लास देते हैं, यहाँ डॉट के साथ क्लास 1 कॉमा क्लास 2 भी देते हैं, ऐसा यानी कि दोनों क्लास में हम सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं। सपोज करिए कि हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा था 1, डॉट देके देना होगा, और यहीं पर कॉमा देके एक और क्लास है हमारा 2, ये दो क्लास है, और दोनों में हम चाहते हैं कि फॉन्ट का साइज जो है वो 15 पिक्सल रहे, ठीक है, और कलर जो है वो हमारा रेड रहे। इसका मतलब है कि दोनों क्लास सेम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम 2 में कलर चेंज रखना चाहते हैं, तो स्पेशली 2 को दोबारा लिखेंगे और इसमें से ये हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर से लेके चला आएगा, और इसको हम ब्लू कर देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम। 1 और 2 दोनों में फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, कलर रेड होगा, लेकिन 2 को हमने नीचे लिखा है, लेकिन वो रिप्लेस हो जाएगा ब्लू कलर से। तो कोई भी रिपीटेटिव चीज जो है वो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि क्लास 1 और क्लास 2, चूंकि दोनों में ये कॉमन था, हम एक साथ लिख सकते हैं, और ऐसी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। वापस फिर से आते हैं सिलेक्टर में, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है और बताते हैं। अगर हम लिखते हैं क्लास 1 बिना कॉमा के क्लास 2 लिखते हैं, इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विथ नेम 2 दैट इज डिसेंडेंट ऑफ एन एलिमेंट विथ नेम 1। मीन्स कोई एक कंट्रोल P है, P के अंदर हमने LI लिखा, ठीक है, तो उसको डेकोरेट करने का तरीका क्या होगा? हम लिख सकते हैं कि जो P के लिए हमने एक क्लास बनाया पारा, और लिस्ट के लिए हमने एक क्लास बनाया डॉट लिस्ट, ऐसे लिखते हैं हम, स्पेस देके दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास का इफेक्ट जो है, या यूं कहें कि हम यहाँ केवल कंट्रोल देते हैं LI, तो ये सारे LI पे अप्लाई नहीं होगा, केवल उसी LI पे अप्लाई होगा जो पैरा के अंदर है। अगर हम ये नहीं लिखते यहाँ पे तो ये सारे LI पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि LI एक टैग है। सिंपल। उसी तरह P टैग को डेकोरेट कर रहे हैं तो सीधे P लिख के कर सकते हैं, लेकिन ये सारे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, किसी खास ब्लॉक के अंदर जो P है उसी को करो। तो सपोज करें हमारा एक बना हुआ है माई लिंक, उसके अंदर अगर कोई P लिखे हैं तो उसी पर ये अप्लाई करना है, स्पेस दे के लिखते हैं। सिंपल। इसी तरीके से अगर किसी टेबल में, जैसे कि पिछले दिन हम बहुत सारा टेबल इस पेज पे बनाए थे, हम इस टेबल में कोई क्लास असाइन नहीं किया, हम चाहते हैं जितना भी टेबल है उसके TD में एक स्पेशल फॉन्ट अप्लाई करना या स्पेशल कलर अप्लाई करना, तो हम क्या लिखेंगे? टेबल ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक टैग है,
टेबल स्पेस टीडी ऐसा करके हम लिख सकते हैं। टेबल के अंदर जितने भी टीडी हैं उस पे ये अप्लाई करो। लेकिन किसी खास टेबल पे करना है तो एक नाम देना होगा और इसे क्लास बनाना होगा और इस क्लास को उस टेबल पे असाइन करना होगा। सिंपल। ऐसा है कि जब भी कोई एक टैग शुरू करते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे टैग होते हैं। हम पैराग्राफ के अंदर लिस्ट को रख लिए, टेबल के अंदर टेबल को रख लिए, उस टेबल के अंदर फिर लिस्ट को रख लिए। ऐसा हम करते हैं जनरली। तो आगे चलते हैं। जैसे कि div के साथ हम p ऐसे ग्रेटर देन p लिखते हैं। सपोज कोई एलिमेंट दिए या कोई क्लास दिए और ग्रेटर देन देके दूसरा क्लास दे दिए। इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्ट ऑल p एलिमेंट वेयर द पेरेंट इज दिस वन। जिसका पेरेंट ये है उसी p पे ये अप्लाई करो। यहाँ क्लास का नाम होगा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ जो भी चीजें हम देख रहे हैं उसको केवल पेज हम बता दिए हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो नहीं समझ में आएगा वो हमें बताना है। जैसे nth चाइल्ड टू यानी दूसरे चाइल्ड पे ही अप्लाई करना है। ओनली चाइल्ड जो अगर केवल वो अकेला हो चाइल्ड के रूप में तभी अप्लाई करना है। रीड ओनली हो तभी अप्लाई करना है। इनपुट वैलिड, इनपुट जो डाले हैं वो वैलिड हो तभी ये क्लास अप्लाई करना है। ये हम चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में जो पिछले दिन बनाए थे इनपुट एलिमेंट में कि इनपुट टाइप कर रहा है, इनपुट अगर वैलिड है तो ये क्लास, इनवैलिड है तो ये क्लास। सपोज टाइप कर रहे हैं कुछ टाइप जैसे ईमेल में तो शुरू में रेड रहे लेकिन जैसे ही सही हो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाए। तो हम अलग अलग क्लास अप्लाई कर सकते हैं। इसको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, केवल हम तरीका यहाँ पर बता दिए हैं। तो ये था CSS सेलेक्टर। नेक्स्ट कुछ और टैग के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए थर्ड HTML छोड़ देते हैं, एक नया HTML फाइल बना लेते हैं, फोर्थ HTML, और इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं fourth.html और जो बेसिक HTML टैग है उसको हम लिख लें। HTML लिखना है, उसके अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है और नीचे बॉडी होता है। दैट्स ऑल। अब यहाँ पर कुछ टैग एक दो जो नहीं बताए थे उसमें आता है div। सिंपल div जो है क्या एक बाउंडेड एरिया हमें देता है, ये कोई अंतर नहीं लाएगा। यहाँ हम लिखते हैं दिस इज div टैग, कुछ नहीं होगा। फोर्थ HTML को डिस्प्ले कराना है, इसको बंद कर देते हैं और फोर्थ HTML यहाँ पे है, इसको डबल क्लिक से खोल लेते हैं। सिंपल, जैसे हम टेक्स्ट लिखते थे वैसे ही है, div ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उसी तरह से एक और टैग होता है span। ये सिर्फ एक बाउंडेड एरिया प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं। दिस इज स्पैन, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो हमने लिखा है वो दिखेगा। बस ये है कि div जो है अलग अपना एक ब्लॉक ले लिया है, स्पैन उसके नीचे आया है। ऐसा करते हैं हम span 2 लिख देते हैं। दिस इज सेकेंड स्पैन। अब इफेक्ट देखते हैं, रिफ्रेश करें तो देखिए कि div अपना स्पेस लिया है, स्पैन अपना अलग से लाइन नहीं लिया है। केवल इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों को हम सेम वे में यूज कर सकते हैं, सेम पर्पस पे यूज कर सकते हैं। हमारी मर्जी div यूज करें या स्पैन यूज करें। अब बात यह आती है कि जैसे हम सबको डेकोरेट करते हैं, div और स्पैन को भी डेकोरेट कर सकते हैं और उसके लिए हम इनलाइन CSS ही फिलहाल यहाँ लिख रहे हैं। तो सिंपली लिखेंगे स्टाइल टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS और इसके बीच हम कोई भी डेकोरेशन दे सकते हैं। नाम देते हैं माई div, स्टार्ट करते हैं और क्लोज कर देते हैं। हम इसका डिस्प्ले स्टाइल रखना चाहते हैं ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक जब देते हैं तो हाइट और विड्थ भी हम दे सकते हैं। तो हाइट हम लेते हैं 100 पिक्सल और विड्थ जो है वो हम लेते हैं 200 पिक्सल। सिंपल, बेहतर है बॉर्डर भी ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। 1 पिक्सल का हमें बॉर्डर देगा। हर लाइन के बाद CSS में सेमीकोलन होता है, याद रखना है, और पहले प्रॉपर्टी का नेम होता है, कॉलम देके वैल्यू होता है। और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास माई div। पेज पे आकर रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा div बन चुका है। लेकिन ऐसा हम पैराग्राफ में भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब है कि div का अपना एक बॉर्डर है, उसके अंदर टेक्स्ट है। अब इसमें अलाइनमेंट डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं। सिंपली एक लाइन हम यहाँ लिखते हैं मार्जिन ऑटो, कोई मार्जिन हमने मैनुअली डिफाइन नहीं किया। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक div को सेंटर में ले आया। तो पेज के सेंटर में अगर कुछ लाना हो, कोई ब्लॉक, तो div बेस्ट मीडियम है,
उसके जरिए हम ला सकते हैं। रही बात बॉर्डर जैसे दिए वैसे ही बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पिक्चर कुछ भी असाइन कर सकते हैं। हम इस डिव का कुछ बैकग्राउंड पिक्चर देना चाहते हैं या बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, दोनों पॉसिबल है। वापस आते हैं अपने कोड में और यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। हम यहाँ इमेज देना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी इमेज है कहीं पे, है ना। इमेज कहाँ पे है? इमेज फोल्डर के अंदर है। इमेज फोल्डर के अंदर फाइल का नाम हमें याद नहीं है, abc.jpg शायद यही था। देख लेते हैं, इफेक्ट पता चल जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं आया। खैर, पिक्चर को देखने के बाद, पिक्चर को देखने से बेहतर है कि हम इसको बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर ही दे देते हैं, यहाँ कलर असाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर और ब्राउन ले लेते हैं। यहाँ पर इसको हम दे दिए। अब इसको भी हम चाहें कि लिंक की तरह की माउस ओवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो या फॉन्ट चेंज हो, बॉर्डर रेडियस असाइन कर दें, ये सारा चीज एज इट इज काम करेगा। यही चीज ऐसा करते हैं कि हम स्पैन के साथ भी लेते हैं, और उसको करने के लिए सिंपल हमको ये करना होगा कि जो क्लास हमने डिव में असाइन किया है वही क्लास हमें स्पैन में असाइन करना है। यानी सिंपली इसको कॉपी करते हैं और दोनों स्पैन पे पेस्ट कर देते हैं। सेम चीज असाइन हो चुका है। अगर इफेक्ट देखें तो सेम चीज दोनों के साथ हो गया, इसमें आया उसमें नहीं आया, कुछ गलती हुई शायद, गलत जगह हमने डाल दिया, यहाँ डालना था। तीनों में सेम आ गया, तीनों अलग अलग लाइन लेके चला गया है। लेकिन हम बहुत बार ऐसा होता है ब्लॉक तो बनाना चाहते हैं, ब्लॉक को साइड बाय साइड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक देना होगा। इनलाइन ब्लॉक का मतलब ब्लॉक बनाओ पर लाइन रैप मत करो। रिफ्रेश कर लेते हैं, इनलाइन ब्लॉक हो गया। तो डिव और स्पैन का यूज हम लगभग सेम वे में कर सकते हैं। इसके अंदर कंट्रोल को रखना, कोई डाटा रखना, इस सब तरह का होता है, जो कि यूज करते समय हम इसको और डिटेल में बताएंगे। अब है कि जैसे बाकी कंट्रोल को हम नेस्ट करते हैं वैसे इसमें भी हम नेस्ट कर सकते हैं, यानी डिव के अंदर डिव लिख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए वापस हम आते हैं और डिव के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको 200 पिक्सल करते हैं, इसको 400 पिक्सल कर देते हैं, हमारा सारा बड़ा हो जाएगा। पहले इफेक्ट ही देख लें, ये हमारा बड़ा हो चुका है। और इस पहले डिव के अंदर हम कुछ और डिव रखना चाहते हैं। तो ये रहा मेरा पहला डिव। इसके अंदर जो कंटेंट था वो हमने हटा दिया और इसके अंदर एक और हम डिव ही लेते हैं। ये हमारा सेकेंड डिव रहा और इसको भी एक क्लास देना चाहते हैं और इस क्लास का नाम रखते हैं चाइल्ड। तो जाहिर सी बात है हमें चाइल्ड क्लास बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चाइल्ड नाम का क्लास बनाते हैं। इसको भी कहते हैं कि डिस्प्ले तुम ब्लॉक ही ले लो और इसको भी कुछ हाइट दे देते हैं, सपोज 100 पिक्सल दे देते हैं और इसको विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि पता चले। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम ले लेते हैं कुछ ये, यानी कि एक डिव है जिसके अंदर दूसरा डिव है 100 पिक्सल एट 100 पिक्सल। अगर यहाँ देखें रिफ्रेश करें तो इस डिव में ये डिव यहाँ पे बन चुका है, बाकी रैप हो चुका। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, इस दोनों को अभी हटा लेते हैं। तो यहाँ डिव के अंदर डिव आया है और ऑटोमेटिक टॉप लेफ्ट कॉर्नर लेके चला गया है। लेकिन हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं चाहते, उसको राइट कॉर्नर पे चाहते हैं। तो हमारे लिए एक तरीका है कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो इसका पेरेंट डिव है, वहां लिखेंगे कि पोजीशन जो रहेगा इसके अंदर जितना भी कंट्रोल है उसका रिलेटिव रहेगा। और यहां पर लिखेंगे कि इसका अपना पोजीशन जो रहेगा वो एब्सोल्यूट रहेगा। पोजीशन हमने क्या दिया? एब्सोल्यूट दिया। और हम कहते हैं इसका राइट पोजीशन हम केवल असाइन अगर कर दें कि राइट हमें 0 पिक्सल पे चाहिए, राइट से 0, लेफ्ट पोजीशन हम असाइन नहीं कर रहे हैं, राइट 0 कर दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे इफेक्ट देखें तो ये राइट साइड में आ गया। इसी तरह अगर बॉटम असाइन कर देते तो बॉटम आ जाता, केवल बॉटम असाइन करते तो लेफ्ट में ही बॉटम हो जाता, यानी उसको किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं हम। अब अगर हम यहाँ कहते हैं कि राइट तुम मत लो, लेफ्ट ले लो, और लेफ्ट जो है वो 50% ले लो, ऐसा क्या होगा? नहीं, 50% के बाद वो चला आएगा, आधे के बाद वो अपना जगह ले लिया, ऐसा करके लेके चला आया है। तो हम इसको एब्सोल्यूट पोजीशन से फिक्स कर सकते हैं और एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो रिलेटिव पोजीशन के साथ काम करता है और चाइल्ड डिव पे अप्लाई होता है। लेकिन हमारे पास डिस्प्ले में एक और मेथड होता है, अगर हम इसको कर दें फिक्स्ड, अब क्या होगा? थोड़ा सा बदल जाएगा। और बदल क्या गया? ये पेज पे हुआ,
न कि उस div के अंदर हुआ। फिक्स्ड जो है हमेशा व्यू पोर्ट में काम करता है, न कि अपने पेरेंट में काम करता है, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा करते हैं कि इस पे कंटेंट तो काफी कम है, हम सेम div को ऐसे पेज पे लेके चलते हैं जहां हमारे पास कंटेंट ज्यादा है, तो हम सिर्फ चाइल्ड div को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें फिक्स्ड के बारे में दिखाना है। तो सेकेंड वाले पे आते हैं और कहीं भी डाल देते हैं, हमसे ऊपर ही डाल देते हैं, सबसे ऊपर हमने डाल दिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ से इस 4th HTML पे आते हैं और ये जो हमारा पूरा कंटेंट है इसको कॉपी कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होगा वहां हटा देंगे, क्योंकि एक ही काम में यूज है। तो सेकेंड HTML पे आते हैं और स्टाइल हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके अंदर हम एज इट इज पेस्ट कर दिए, माई div को हटा लेते हैं, हम केवल चाइल्ड से अभी काम करेंगे। और यहाँ लिखते हैं बॉटम जो है वो 0 ले लो और राइट जो है वो 10 पिक्सल ले लो, ऐसा हमने कहा है। पोजीशन फिक्स्ड है, व्यू पोर्ट पे वो फिक्स पोजीशन पे आना चाहिए। वापस आते हैं, इस पेज को हम बंद कर लेते हैं और हमारा सेकेंड HTML में अभी हमने लिखा है उस पे आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि वो राइट साइड से 10 पिक्सल स्पेस एग्जैक्टली बॉर्डर से इधर आ गया है और बॉटम में स्टिक है। पेज हम कितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं वो अपनी जगह पे स्टैटिक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट क्या काम करता है, हमेशा अपने पेरेंट के रिलेटिव में काम करता है, लेकिन उसके लिए पेरेंट में रिलेटिव लिखना पड़ेगा। और स्टैटिक क्या होता है, व्यू पोर्ट के अंदर किसी भी पोजीशन पे उसको हम फिक्स कर सकते हैं।